क्या आपने कभी रात को बिस्तर पर लेटे हुए ये सोचा है कि मेरे पास सब कुछ तो है, फिर ये खालीपन क्यों है? एक अच्छी नौकरी है, बैंक में पैसे हैं, परिवार है, दोस्त हैं, और फिर भी सीने के बीचों बीच एक अजीब सा सूनापन रहता है। एक बेचैनी जो रात को नींद नहीं आने देती और दिन में भी पीछा नहीं छोड़ती। आप चाहकर भी किसी को समझा नहीं पाते क्योंकि शब्द कम पड़ जाते हैं और सामने वाला समझता है इसे क्या तकलीफ है, इसके पास तो सब कुछ है। यही सबसे बड़ा दर्द है ना, वो दर्द जिसका कोई नाम नहीं होता। आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में हम सक्सेस के पीछे इतनी तेजी से भाग रहे हैं कि हमें पता भी नहीं चला कब हम खुद से बिछड़ गए। हम प्रमोशन पाते रहे, टारगेट्स पूरे करते रहे, लाइक्स और कमेंट्स बटोरते रहे, और इस सब के बीच हमारी अपनी आत्मा कहीं पीछे छूट गई। हम इतने बिजी हो गए जीना दिखाने में कि असल में जीना ही भूल गए। लेकिन दुनिया के एक कोने में एक पूरी कौम है जो सदियों से इस राज को जानती है। जापान, एक ऐसा देश जहां भूकंप आते हैं, तूफान आते हैं और इतिहास के सबसे भयानक हादसे हुए हैं, फिर भी वहां के लोगों के चेहरे पर एक अजीब सी शांति रहती है, एक ठहराव, एक सुकून जो हम भारतीयों को बड़ा हैरान करता है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये कोई दवाई नहीं है, ये है उनका नजरिया, जीने का एक तरीका जो उन्होंने अपनी रगों में उतार लिया है और जिसे वो कहते हैं कोकोरो। कोकोरो यानी वो जगह जहां आपका दिल, आपका दिमाग और आपकी आत्मा तीनों एक साथ रहते हैं। वो जगह जो सच में आप हैं, ना आपकी जॉब टाइटल, ना आपका बैंक बैलेंस, ना आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल। बेथ कैम्पटन की किताब कोकोरो, जापानीज विजडम फॉर अ लाइफ वेल लिव्ड, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक दर्पण है जो आपको वो दिखाता है जो आप देखना बंद कर चुके थे, खुद को। ये एक नक्शा है उन अनछुए रास्तों का जो सीधे आपके दिल के उस कोने में जाते हैं जहां असली सुकून छिपा है, जहां असली आप रहते हैं। क्योंकि सच बात यह है, वो ठहराव, वो खुशी, वो सुकून जिसे आप बाहर ढूंढ रहे हैं, वो हमेशा से आपके अंदर ही था, बस रास्ता भटक गया था। तो चलिए आज उस रास्ते को फिर से ढूंढते हैं, आज अपने कोकोरो से मिलते हैं। अध्याय 1, कोकोरो को समझना, हृदय, मन और आत्मा का संगम। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं, अच्छी नौकरी, बढ़िया घर, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, फिर भी अंदर कहीं ना कहीं कुछ खाली सा लगता है? बेथ कैम्पटन अपनी किताब के इस पहले अध्याय में हमें एक ऐसे जापानी शब्द से मिलाती हैं जो शायद हमारी इसी अधूरी पहेली का जवाब है। वो शब्द है कोकोरो। वैसे तो डिक्शनरी में इसका मतलब दिल या दिमाग लिखा मिल जाएगा, लेकिन असल में ये इन दोनों से कहीं ज्यादा गहरा है। ये आपकी वो भीतरी आवाज है जो तब सुनाई देती है जब शोर शांत हो जाता है। ये वो जगह है जहां आपकी भावनाएं, आपकी बुद्धि और आपकी रूह एक साथ आकर गले मिलती हैं। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में हम एक मशीन की तरह बन गए हैं। हम सुबह उठते हैं, ईमेल्स चेक करते हैं, ऑफिस की डेडलाइंस पूरी करते हैं और रात को थककर सो जाते हैं। इस बीच हम अपनी बाहरी दुनिया को सजाने में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि अपनी भीतरी दुनिया को देखना ही भूल जाते हैं। लेखिका बड़े प्यार से हमें समझाती हैं कि हम अपने कोकोरो से दूर हो गए हैं। जब हम सिर्फ दिमाग से सोचते हैं तो हम लॉजिक और नफे नुकसान में उलझ जाते हैं। जब हम सिर्फ दिल की सुनते हैं तो भावनाओं के बहाव में बह जाते हैं। लेकिन कोकोरो इन दोनों का एक खूबसूरत संतुलन है। ये आपको बताता है कि आपके लिए वास्तव में क्या सही है। जापानी परंपरा में माना जाता है कि कोकोरो हमारे अस्तित्व का असली केंद्र है। आप जो भी काम करते हैं, चाहे वो किसी की मदद करना हो या कोई कला बनाना, वो आपके कोकोरो से जंग लेता है। बेथ कैम्पटन हमें आमंत्रित करती हैं कि हम रुकें, एक गहरी सांस लें और खुद से जुड़ें। वो कहती हैं कि आत्मखोज की यात्रा कहीं बाहर जाने से नहीं, बल्कि अपने अंदर झांकने से शुरू होती है। जब आप अपने कोकोरो को समझने लगते हैं तो आप अपनी भावनाओं से डरना बंद कर देते हैं और अपनी आत्मा के साथ एक गहरा, प्यारा रिश्ता बना लेते हैं। यह अध्याय केवल एक जानकारी नहीं, बल्कि एक बुलावा है। यह हमें सिखाता है कि जीवन केवल सफलताओं की सीढ़ी चढ़ना नहीं, बल्कि अपनी उस आंतरिक चमक को वापस पाना है जो कहीं खो गई है। जैसे जैसे आप इस अध्याय की गहराई में उतरते हैं, आपको एहसास होता है कि शांति बाहर की किसी चीज में नहीं, बल्कि अपने अंदर के इस कोकोरो को पहचानने में है। ये पूरी किताब की एक मजबूत नींव की तरह है जो हमें याद दिलाती है कि हम सिर्फ हाड़ मांस का शरीर नहीं है, बल्कि हम एक ऐसी ऊर्जा है जिसका केंद्र बेहद पवित्र और शांत है। क्या आप तैयार हैं अपनी रूह की उस दबी हुई आवाज को फिर से सुनने के लिए? चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अध्याय 2, माँ, खालीपन का असली जादू।
क्या आपने कभी सोचा है कि संगीत इतना मधुर क्यों लगता है? सिर्फ इसलिए नहीं कि उसमें सुंदर सुर होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन सुरों के बीच में छोटे छोटे मौन यानी साइलेंस होते हैं। अगर वो खामोशी न हो तो संगीत सिर्फ एक शोर बनकर रह जाएगा। जापानी संस्कृति में इसी खाली स्थान या विराम को माँ कहा जाता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इतने पागल हो गए हैं कि हमें खाली बैठना एक गुनाह जैसा लगता है। हमें लगता है कि अगर हम हर वक्त कुछ ना कुछ नहीं कर रहे तो हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन बेथ कैम्पटन हमें याद दिलाती हैं कि ये खालीपन कोई बर्बादी नहीं, बल्कि एक पवित्र जगह है जहां हमारी आत्मा खुलकर सांस लेती है। सोचिए, अगर एक कमरा सामान से पूरी तरह ठसाठस भरा हो तो क्या आप वहां चैन से बैठ पाएंगे? नहीं। कमरे की खूबसूरती उस खाली जगह में होती है जहां आप चल सकते हैं, बैठ सकते हैं और सुकून महसूस कर सकते हैं। हमारा जीवन भी उस कमरे जैसा ही है। जब हम अपने दिन भर के शेड्यूल में थोड़ा सा माँ यानी विराम शामिल करते हैं तो हमारे विचारों को ठहरने का मौका मिलता है। ये विराम कुछ भी हो सकता है, जैसे सुबह की चाय बिना फोन देखे पीना, खिड़की से बाहर बादलों को निहारना या बस गहरी सांस लेना। जब हम रुकते हैं तभी हम असल में देख पाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं और हम कितने खुश हैं। अध्याय 3 वाबी साबी, अपनी कमियों से प्यार करना सीखें। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। चेहरा बेदाग हो, करियर शानदार हो और घर शीशे जैसा चमकता हो। लेकिन क्या सच में कुछ भी हमेशा के लिए परफेक्ट रह सकता है? यहीं जन्म होता है जापान के सबसे खूबसूरत दर्शन वाबी साबी का। यह हमें सिखाता है कि असली खूबसूरती उन चीज़ों में होती है जो थोड़ी पुरानी हैं, थोड़ी टूटी हुई हैं और जो वक्त के साथ बदल रही हैं। ये परफेक्शन की उस थका देने वाली दौड़ से हमें आज़ादी दिलाता है और हमें अपनी कमियों में छिपे हुए सौंदर्य को देखने की एक नई नज़र देता है। इसे समझने का सबसे प्यारा तरीका है किनसुगी की कला। जापान में जब कोई मिट्टी का बर्तन टूट जाता है तो उसे फेंकने के बजाय सोने की परत से जोड़ा जाता है। वो बर्तन जुड़ने के बाद पहले से भी ज्यादा कीमती और सुंदर दिखने लगता है, क्योंकि अब उसकी दरारें उसकी ताकत और इतिहास की गवाह बन जाती हैं। हमारे घाव, हमारी असफलताएं और हमारे जीवन के उतार चढ़ाव भी ठीक वैसे ही हैं। वे हमें कमजोर नहीं बनाते, बल्कि हमें एक अनोखी कहानी देते हैं। बेथ कैम्पटन कहती हैं कि जब आप अपनी कमियों को छिपाने के बजाय उन्हें अपना लेते हैं, तब आप सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाते हैं। अपनी झुर्रियों, अपनी गलतियों और अपनी सादगी में मुस्कुराना ही असल में वाबी साबी की जिंदगी जीना है। अध्याय 4 इकिगाई, वो वजह जो आपकी सुबह को रोशन कर दे। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर सुबह इतनी ऊर्जा और मुस्कुराहट के साथ कैसे उठ जाते हैं, जैसे उनके पास कोई जादुई चाबी हो जो उनके दिन को खुशियों से भर देती है? बेथ कैम्पटन अपने चौथे अध्याय में हमें इसी जादुई चाबी से मिलवाती हैं, जिसे जापानी लोग इकिगाई कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो इकिगाई आपके जीने की वजह है। ये वो खास मकसद है जो आपके जीवन में रंग भरता है और आपको एहसास दिलाता है कि आपका होना इस दुनिया के लिए कितना जरूरी है। अक्सर हमें लगता है कि जीवन का उद्देश्य कोई बहुत बड़ी सफलता, ढेर सारा पैसा या कोई महान पद हासिल करना है, लेकिन लेखिका हमें एक बहुत ही खूबसूरत सच बताती हैं। इकिगाई कोई पहाड़ जैसा बड़ा लक्ष्य नहीं है। ये तो उन छोटी छोटी खुशियों में छिपा होता है जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, जैसे सुबह की ताज़ी हवा में चाय की चुस्की लेना, किसी की मदद करना या अपना कोई मनपसंद काम करना। इकिगाई का असली जादू किसी बड़ी मंजिल पर पहुंचने में नहीं, बल्कि हर दिन के छोटे छोटे पलों को पूरी शिद्दत से जीने में है। इसे समझने के लिए बेथ हमें 4 खास रास्तों के मिलन बिंदु पर ले जाती हैं। कल्पना कीजिए कि एक तरफ वो काम है जिसे करने से आपको बेइंतहा मोहब्बत है और दूसरी तरफ वो हुनर है जिसमें आप बहुत माहिर हैं। अब इसमें वो जोड़ दीजिए जिसकी इस दुनिया को जरूरत है और अंत में वो काम जिससे आपकी आजीविका चल सके। जहां ये चारों बातें आपस में मिलती हैं, वहीं आपका इकिगाई मुस्कुरा रहा होता है। जब आप ऐसा कुछ करते हैं जो आपको पसंद भी हो और दुनिया के काम भी आए, तो काम फिर बोझ नहीं लगता, बल्कि एक उत्सव बन जाता है। ये अध्याय उन लोगों के लिए एक ठंडी छांव की तरह है जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में थोड़ा खोया हुआ महसूस कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई दिशा नहीं है या आप बस मशीन की तरह जी रहे हैं, तो बेथ कैम्पटन की ये बातें आपको रुकने और खुद से बात करने का मौका देती हैं। वो हमें सिखाती हैं कि अपना इकिगाई खोजने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बस अपने दिल की गहराइयों में झांकने की जरूरत है। जब आप अपनी छोटी छोटी खुशियों को अपने हुनर के साथ जोड़ लेते हैं, तो जिंदगी बोझ नहीं बल्कि एक खूबसूरत सफर बन जाती है। अध्याय 5 मोनो नो आवारे, उस पल की खूबसूरती जो ठहरती नहीं।
कल्पना कीजिए कि आप एक सुंदर बगीचे में खड़े हैं और चारों तरफ चेरी ब्लॉसम के फूल खिले हैं। उनकी सुंदरता देखकर मन भर आता है, लेकिन साथ ही एक हल्का सा दर्द भी महसूस होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगले कुछ दिनों में ये पंखुड़ियां जमीन पर बिखर जाएंगी। इसी एहसास को जापानी संस्कृति में मोनो नो आवारे कहा जाता है। बेथ कैम्पटन हमें समझाती हैं कि ये कोई दुख भरी बात नहीं है, बल्कि जीवन का सबसे गहरा सच है। जब हम किसी चीज के खत्म होने की संभावना को स्वीकार कर लेते हैं, तब हम उस चीज की असली कदर करना सीखते हैं। असल में ये अवधारणा हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में कुछ भी स्थायी नहीं है, न ये मौसम, न हमारी खुशियां और न ही हमारी परेशानियां। अगर फूल कभी न मुरझाते तो शायद हम उन्हें कभी इतनी गहराई से निहारते भी नहीं। जब हम ये जान लेते हैं कि आज का ये पल दोबारा कभी नहीं लौट कर आएगा, तो हम अपने रिश्तों को ज़्यादा वक्त देने लगते हैं और छोटी छोटी खुशियों को महसूस करने लगते हैं। परिवर्तन से डरने के बजाय उसे गले लगाना ही वर्तमान में जीने की असली कला है। ये मीठा दर्द हमें याद दिलाता है कि हम जिंदा हैं और हर पल को उसकी पूरी गहराई के साथ जीना हमारी जिम्मेदारी है। अध्याय 6, शोकुनिन, काम में अपनी आत्मा भोग देना। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो अपना काम इतनी तन्मयता से करता है कि उसे आसपास की खबर ही नहीं रहती? जापान में ऐसे लोगों को शोकुनिन कहा जाता है। लेकिन शोकुनिन का मतलब सिर्फ एक हुनरमंद कारीगर नहीं होता, बल्कि ये एक ऐसी भावना है जहां इंसान अपने काम को भगवान की इबादत समझने लगता है। बेथ कैम्पटन इस अध्याय में बताती हैं कि एक शोकुनिन कभी भी काम को सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं मानता। उसके लिए उसकी कला ही उसकी पहचान और उसके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होती है। चाहे वो एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन बनाने वाला कुम्हार हो या दुनिया का सबसे बेहतरीन सुशी शेफ, उनकी खासियत ये है कि वे हर काम में अपनी पूरी आत्मा डाल देते हैं। वे पूर्णता के पीछे नहीं भागते, बल्कि वे उस काम को करने की प्रक्रिया यानी प्रोसेस से प्यार करते हैं। बेथ हमें प्रेरित करती हैं कि हमें भी अपने रोजमर्रा के कामों में, चाहे वो ऑफिस की कोई रिपोर्ट लिखना हो या घर पर खाना बनाना, इसी भावना को लाना चाहिए। जब आप किसी काम को पूरे होश और प्यार के साथ करते हैं, तो वो काम बोझ नहीं रहता, बल्कि एक साधना बन जाता है। यही वो रास्ता है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देता है। अध्याय 7, इचिगो इचिए, ये पल फिर कभी नहीं आएगा। जरा सोचिए, आप अपने किसी पुराने दोस्त के साथ चाय पी रहे हैं। वही पुरानी जगह, वही पसंदीदा चाय और वही जानी पहचानी बातें। पहली नज़र में लगता है कि ये तो रोज की बात है, इसमें नया क्या है। लेकिन जापानी दर्शन इचिगो इचिए हमें एक बहुत ही गहरी और खूबसूरत बात सिखाता है। इसका सीधा सा मतलब है एक समय, एक मुलाकात। ये हमें याद दिलाता है कि भले ही आप उसी दोस्त से कल फिर मिलें, लेकिन जो पल आप अभी जी रहे हैं वो ब्रह्मांड के पूरे इतिहास में दोबारा कभी नहीं लौटेगा। आज की हंसी, आज की वो हल्की सी हवा और आज का आपका मिजाज, सब कुछ इतना अनोखा है कि इसे दोबारा रिप्ले नहीं किया जा सकता। बेथ कैम्पटन इस अध्याय में हमें जापान के पारंपरिक चाय समारोह यानी टी सेरेमनी की सैर पर ले जाती हैं। वहाँ चाय पीना सिर्फ प्यास बुझाना नहीं है, बल्कि एक साधना है। वहाँ हर घूंट को पूरी जागरूकता के साथ पिया जाता है, जैसे कि वो दुनिया की आखिरी और सबसे कीमती चीज हो। जब आप इस भावना के साथ किसी से मिलते हैं, तो आपकी पूरी ऊर्जा उस इंसान और उस पल पर केंद्रित हो जाती है। आप सिर्फ वहाँ शरीर से मौजूद नहीं होते, बल्कि आपका मन और आत्मा भी वहीं होती है। यही वो जादू है जो एक साधारण सी मुलाकात को एक यादगार अनुभव में बदल देता है। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इस जादू को खोते जा रहे हैं। आज हम किसी खूबसूरत नज़ारे को अपनी आंखों से देखने के बजाय उसे अपने फ़ोन के कैमरे से देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। हम दोस्तों के साथ बैठे होते हैं, लेकिन हमारा ध्यान इस बात पर होता है कि इसकी फ़ोटो सोशल मीडिया पर कैसी लगेगी या लोग उस पर क्या कमेंट करेंगे। लेखिका बड़े ही प्यार से हमें समझाती हैं कि जब हम किसी पल को कैद करने की कोशिश करते हैं, तो अक्सर हम उस पल को जीना भूल जाते हैं। डिजिटल दुनिया के इस शोर में हम असली जुड़ाव और उस पल की खुशबू को कहीं पीछे छोड़ देते हैं। इचिगो इचिए हमें सिखाता है कि हम अपने रिश्तों में पूर्ण उपस्थिति लेकर आएं। जब आप अपने बच्चे से बात करें, तो सिर्फ उसकी बात सुने नहीं, बल्कि उसे महसूस करें। जब आप अपने जीवन साथी के साथ बैठें, तो फोन को दूर रखकर उनकी आंखों में छिपे भावों को समझें। ये दर्शन हमें सिखाता है कि जीवन कोई रिहर्सल नहीं है, बल्कि ये एक लाइव परफॉर्मेंस है। हर मुलाकात एक तोहफा है जिसे बिना किसी शर्त के स्वीकार करना चाहिए। अगर हम इस सोच को अपना लें, तो हमारा हर दिन त्योहार बन सकता है, क्योंकि तब हम हर छोटे बड़े अनुभव की कद्र करना सीख जाएंगे। अध्याय 8, कांशा, जब दिल धन्यवाद से भर जाए।
क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम किसी को दिल से शुक्रिया कहते हैं तो हमें अंदर से कितनी शांति मिलती है? जापानी संस्कृति में इसी एहसास को कांशा कहा जाता है, लेकिन ये सिर्फ ऊपर ऊपर से कहा गया एक औपचारिक शब्द नहीं है, बल्कि एक गहरी भावना है। लेखिका बेथ केम्पटन समझाती हैं कि कांशा का मतलब है अपने जीवन की हर छोटी बड़ी चीज के प्रति नतमस्तक होना। जापान में लोग खाना खाने से पहले हाथ जोड़कर इतादाकीमासु कहते हैं, जिसका अर्थ है कि वे उस भोजन को देने वाले किसान, प्रकृति और पकाने वाले के प्रति अपना गहरा आभार प्रकट कर रहे हैं। सोचिए, अगर हम भी अपनी जिंदगी को इसी नजरिए से देखने लगें तो क्या होगा। अक्सर हम उन चीजों के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, और इस चक्कर में हम उन अनमोल चीजों को भूल जाते हैं जो हमारे पास पहले से मौजूद हैं। कांशा हमें सिखाता है कि सुबह की पहली चाय, अपनों की मुस्कुराहट या एक ताज़ी हवा का झोंका भी किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। जब हमारा ध्यान कमी से हटकर प्रचुरता पर आता है तो मन की सारी व्याकुलता अपने आप शांत होने लगती है। ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि कृतज्ञता ही वो चाबी है जो संतोष और असली मानसिक सुख के दरवाजे खोलती है। अध्याय 9, शिज़ेन, कुदरत की गोद में सुकून। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम कंक्रीट के जंगलों के बीच इतने फंस गए हैं कि हमने मिट्टी की खुशबू और पत्तों की सरसराहट को महसूस करना छोड़ दिया है। 9वें अध्याय में बेथ केम्पटन शिज़ेन यानी प्रकृति के साथ हमारे अटूट रिश्ते की बात करती हैं। जापान में प्रकृति को सिर्फ सजावट की चीज नहीं, बल्कि आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। वहां शिनरिन यूकू जैसी अद्भुत परंपराएं हैं, जहां लोग जंगलों में जाकर पेड़ों के बीच वक्त बिताते हैं ताकि उनकी आत्मा और शरीर फिर से ऊर्जा से भर सकें। लेखिका बहुत ही सरल शब्दों में बताती हैं कि हम जितना प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, उतना ही हमारे अंदर तनाव, उदासी और खालीपन बढ़ता जा रहा है। हमारा मन यानी कोकोरो तभी स्वस्थ रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा हो। इसके लिए आपको किसी ऊंचे पहाड़ पर जाने की जरूरत नहीं है। बस अपने घर के पास किसी पार्क में बैठना, एक नन्हे से पौधे को बढ़ते हुए देखना या रात को खुले आसमान के नीचे तारों को निहारना भी काफी है। जब हम नंगे पांव घास पर चलते हैं या बहते पानी की आवाज सुनते हैं तो कुदरत चुपके से हमारे जख्मों को भरने लगती है। ये अध्याय हमें वापस घर लौटने का रास्ता दिखाता है, प्रकृति के उस घर में जहां सिर्फ शांति और सुकून है। अध्याय 10, वाह, जीवन में सामंजस्य और शांति का जादू। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ घर या कुछ जगहें इतनी शांत और सुखद क्यों लगती हैं, जैसे वहां पहुंचते ही मन का सारा बोझ उतर गया हो? इसका जवाब छिपा है एक जापानी शब्द में, वाह, यानी सामंजस्य। यानी एक ऐसा तालमेल जहां हर चीज अपनी सही जगह पर हो और एक दूसरे के साथ प्यार से जुड़ी हो। ये केवल एक शब्द नहीं, बल्कि जीने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है जो हमें सिखाता है कि हम दूसरों के साथ और खुद के साथ कैसे सुकून से रह सकते हैं। अक्सर हमें लगता है कि शांति का मतलब है चुप रहना या झगड़ों से डरकर पीछे हट जाना, लेकिन वह हमें कुछ अलग ही सिखाता है। ये कोई मजबूरी की चुप्पी नहीं है, बल्कि ये दूसरों के लिए अपने दिल में जगह बनाने का नाम है। जापानी संस्कृति में इसका असर हर जगह दिखता है, चाहे वो दफ्तर की कोई मीटिंग हो या घर का खाना। बेथ कहती हैं कि सामंजस्य का मतलब अपनी आवाज को पूरी तरह दबा देना नहीं है। इसका असली अर्थ तो ये है कि जब आप अपनी बात कहें तो साथ ही दूसरों की बात को सुनने और समझने के लिए भी अपना मन खुला रखें। ये एक ऐसा संतुलन है जहां हर किसी के विचार को सम्मान मिलता है और कोई भी खुद को छोटा महसूस नहीं करता। कल्पना कीजिए एक ऐसे समाज या परिवार की जहां हर कोई सिर्फ अपनी जीत के बारे में नहीं, बल्कि सबके भले के बारे में सोचता है। वाह, इसी एकता की नींव रखता है। जब हम अपने अहंकार को थोड़ा पीछे रखते हैं तो रिश्तों की उलझनें अपने आप सुलझने लगती हैं। बेथ हमें समझाती हैं कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में छोटे छोटे बदलाव करके इस शांति को ला सकते हैं, जैसे बात करते समय शब्दों का चुनाव नरमी से करना, दूसरों की मेहनत की सराहना करना और प्रकृति के साथ थोड़ा समय बिताना। जब हम अपने आसपास के माहौल में वाह यानी संतुलन पैदा करते हैं तो हमारे भीतर की उथल पुथल भी शांत होने लगती है। ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। हम सब एक बड़े समुदाय का हिस्सा हैं और हमारी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे रिश्ते कितने गहरे और मधुर हैं। वाह को अपनाना असल में एक कला है, एक ऐसी कला जो हमें शोर शराबे वाली इस दुनिया में भी सुकून से रहना सिखाती है।
लेखिका का ये संदेश बहुत सरल है। अगर आप अपने जीवन में सच्ची शांति चाहते हैं तो दूसरों के साथ मिलकर चलना सीखें। जब हम एक दूसरे का हाथ थामते हैं और सामंजस्य के साथ आगे बढ़ते हैं तो जीवन की राह न केवल आसान हो जाती है बल्कि बेहद खूबसूरत भी लगने लगती है। अध्याय 11 काइज़ेन, छोटे कदमों का जादू। अक्सर हमें लगता है कि जीवन को बदलने के लिए किसी बहुत बड़े धमाके या रातों रात होने वाले चमत्कार की जरूरत है। हम नए साल के संकल्प लेते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं और फिर अगले ही दिन हार मान लेते हैं क्योंकि वो पहाड़ जैसा लक्ष्य हमें डराने लगता है। बेथ केम्पटन यहाँ हमें काइज़ेन के जापानी रहस्य से मिलवाती हैं। काइज़ेन का सीधा सा मतलब है छोटे लेकिन लगातार सुधार। ये हमें सिखाता है कि आपको एक ही दिन में दुनिया नहीं जीतनी है, बस कल से आज थोड़ा बेहतर होना है। अगर आप रोजाना सिर्फ 1% भी सुधार करते हैं तो साल के अंत तक आप पूरी तरह से एक नए इंसान बन चुके होंगे। ये अवधारणा व्यापार की दुनिया में मशहूर हुई थी, लेकिन बेथ ऐसे हमारे बेडरूम, किचन और हमारे दिल तक ले आती हैं। यहाँ सबसे खूबसूरत बात यह है कि काइज़ेन और वाबी साबी हाथ पकड़कर साथ चलते हैं। वाबी साबी हमें अपनी कमियों से और अपनी अधूरी कहानी से प्यार करना सिखाता है, जबकि काइज़ेन हमें उन कमियों के साथ आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। मान लीजिए कि आप कोई नई भाषा सीखना चाहते हैं या अपनी सेहत सुधारना चाहते हैं। काइज़ेन कहता है कि घंटों मेहनत करने के बजाय बस आज 5 मिनट किताब पढ़ें या 5 मिनट टहलें। ये छोटे कदमों का दर्शन हमें उस मानसिक बोझ से आज़ाद कर देता है जो अक्सर हमें शुरुआत करने से रोकता है। ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि सफलता कोई मंजिल नहीं बल्कि हर दिन उठाया गया एक छोटा और प्यारा कदम है। अध्याय 12 सचेतन जीवन, हर पल में जिंदगी। जैसे जैसे हम किताब के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, बेथ केम्पटन इन सभी जापानी मोतियों को एक सुंदर माला में पिरो देती हैं। अध्याय 12 हमें सचेतन जीवन यानी माइंडफुल लिविंग की कला सिखाता है। आपने गौर किया होगा कि हम अक्सर या तो कल की चिंताओं में खोए रहते हैं या बीते हुए कल की यादों में, और इस चक्कर में आज का हाथ छोड़ देते हैं। बेथ कहती हैं कि जापानी दर्शन का असली सार यही है कि हम जो भी करें पूरे होश और दिल के साथ करें। यहाँ कोकोरो की यात्रा समाप्त नहीं होती, बल्कि ये हमारे जीवन का एक नया तरीका बन जाती है। जरा सोचिए, सुबह की चाय का वो प्याला सिर्फ एक पेय नहीं बल्कि खुद से मिलने का एक मौका हो सकता है। जब आप चाय की खुशबू को महसूस करते हैं और उसके गर्म प्याले को अपने हाथों में महसूस करते हैं तो आप असल में जी रहे होते हैं। घर की सफाई करना बोझ लग सकता है, लेकिन इसे एक ध्यान की तरह करने से आपके मन की गंदगी भी साफ होने लगती है। बेथ हमें समझाती हैं कि कृतज्ञता के साथ खाया गया एक निवाला हमारे शरीर को कहीं ज्यादा पोषण देता है। ये अध्याय हमें बहुत ही सरल और प्यारे अभ्यास बताता है जिन्हें हम अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में आसानी से शामिल कर सकते हैं। ये हमें यकीन दिलाता है कि एक अर्थपूर्ण जीवन जीने के लिए हमें सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है, बस अपने रोजमर्रा के कामों में थोड़ी सी जागरूकता और मोहब्बत घोलने की जरूरत है। बेथ केम्पटन की पुस्तक कोकोरो, जापानी विजडम फॉर अ लाइफ वेल लिव्ड, कई गहरे और परस्पर जुड़े हुए विषयों को समेटती है जो एक साथ मिलकर एक समग्र जीवन दर्शन प्रस्तुत करती है। पुस्तक का केंद्रीय विषय है आंतरिक जगत की खोज और उसके साथ एक सजीव प्रेमपूर्ण संबंध स्थापित करना। लेखिका ये तर्क देती हैं कि हम बाहरी जगत में जितनी ऊर्जा और ध्यान लगाते हैं उसका एक अंश भी यदि हम अपने भीतर की ओर मोड़ें तो जीवन की गुणवत्ता में असाधारण सुधार होगा। कोकोरो का दर्शन ये है कि हृदय, मन और आत्मा एक दूसरे से अलग नहीं हैं। जब ये तीनों संरेखित होते हैं तब जीवन में एक प्राकृतिक प्रवाह, शांति और आनंद आता है। पुस्तक का एक और महत्वपूर्ण विषय ये है कि वर्तमान क्षण में जीना। इचिगो इची ए, मोनोनो अवारे और माँ जैसी अवधारणाएं सभी इसी सत्य की ओर संकेत करती हैं कि जीवन यहाँ और अभी है, न भूत की यादों में न भविष्य की चिंताओं में। इसके अतिरिक्त पुस्तक अपूर्णता की स्वीकृति, प्रकृति से जुड़ाव, कारीगरी की भावना, कृतज्ञता, सामंजस्य और निरंतर विकास जैसे विषयों को इस प्रकार प्रस्तुत करती है कि वे एक दूसरे के पूरक बनते हैं। बेथ केम्पटन की लेखनी में एक विशेष गुण ये है कि वे जटिल दार्शनिक विचारों को अत्यंत सरल, काव्यात्मक और हृदयस्पर्शी भाषा में प्रस्तुत करती हैं, जिससे ये पुस्तक केवल बौद्धिक स्तर पर नहीं बल्कि भावनात्मक स्तर पर भी पाठक को छूती है। ये पुस्तक इसलिए विशेष रूप से माल्यवान है क्योंकि ये पूर्वी ज्ञान को पश्चिमी पाठकों के लिए और वास्तव में सभी के लिए सुलभ बनाती है और ये सिद्ध करती है कि एक सार्थक जीवन के लिए हमें किसी भव्य परिवर्तन की नहीं बल्कि एक नई दृष्टि की आवश्यकता है।
उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और टेक केयर।